जीतेगी भाई जीतेगी, महेंद्र पार्टी जीतेगी भाई जीतेगी, सुरेंद्र पार्टी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, महेंद्र पार्टी जीतेगी, महेंद्र पार्टी जीतेगी, सुरेंद्र पार्टी जीतेगी भाई रुको, जीतेगी, अरे जरूर जीतेगी, जीतेगी जब जब जान रहेगी। तो और जोर से बोला तो भाई साहब फिर कभी जीत क्या उठ ना पाओगे। आराम से, जीतेगी, आराम से, इनकी औरत इनको पीटेगी। अरे जीतेगी। फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन अपने अपने स्थान पे जरा एक बार आप बैठ जाइए प्लीज। हिंदुस्तान के कविता के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि ऐसा मंच सजा है जिसमें इधर जो महेंद्र पार्टी है उसमें देश के वो कवि हैं जो कि सारे के सारे महेंद्र हैं, और इधर जो सुरेंद्र पार्टी है उसमें देश के वो कवि हैं जो कि सारे के सारे सुरेंद्र हैं। पहली बार हम ऐसा एक मेगा एपिसोड पेश करने जा रहे हैं जिसमें आज के एपिसोड के अंदर सारे महेंद्र सुनाएंगे कविताएं और कल सारे सुरेंद्र सुनाएंगे कविता। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा बहुत कुछ होने वाला है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कवियों को आज हम लेके आएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन उसके पहले हम उन्हें बुला लेते हैं जो क्या है, खुद ही देख लीजिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सबकी नेहा के मेहता और दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में जिसका नाम है वफा। क्या बात है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमारी महेंद्र पार्टी और सुरेंद्र पार्टी इस मंच पे क्या करने वाली हैं। मुझे देखकर लोग सोचते हैं कि इस आदमी ने किसी का कुछ नहीं खाया हो। और इधर देखिए महेंद्र अजनबी को, इसे देखकर लगता है इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा हो। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरे 6 घरवालियां, छह घरवालियां, चाय पिलाऊं खाना खिलाऊं मांजू झूठी थालियां। इतना पतला कवि, जब वो तो मास्टर महेंद्र को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा। अच्छा, उसका सीन बताता हूँ। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था तो सामने बैठे श्रोताओं में से एक बोला, ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। दूसरा श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन उठा के ले आया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे, ये कवि खड़ा है, उसका एक्सरे। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। लैंडलाइन के युग का सताया हूँ मैं, अच्छा, इसको मैं मुश्किलों से किया सामना। तो फोन नंबर उधर भेजने के लिए कागजों में भी पत्थर पड़ा बना। ये काम है जुनून का, उस इश्क में सुकून का। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एक इश्क में चलते चलो। वाह। तो आइए सबसे पहले मिल लेते हैं हमारे इन साथियों से जो उधर हैं और इधर है। उधर अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी और इधर है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी। जरा आप देखिए, उधर 2 सूट के बीच में कुर्ता, इधर भी 2 सूट के बीच में कुर्ता, और एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे निकाल देंगे भुरता। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं सबसे पहले सूट में जो बैठे हुए हैं, जिनका सूट का वजन शरीर के वजन से ज्यादा है, इनका नाम मास्टर महेंद्र है और हरियाणा से हमारे बीच में आते हैं और खास एक रस्टिक अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं। उनके पास जो बैठे हैं महेंद्र अजनबी। महेंद्र अजनबी इस देश के श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य के कवियों में से एक कवि हैं, और उनके पास जो बैठे हैं महेंद्र शर्मा, वो किस रस के कवि हैं ये खोज का विषय है। तो ये है अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी, इधर है अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र पार्टी में कि सुरेंद्र तो सब है, लेकिन 2 सुरेंद्र दुबे हैं।
एक ये जयपुर के सुरेंद्र दुबे हैं, एक छत्तीसगढ़ रायपुर के सुरेंद्र दुबे हैं। लेकिन ये जो बीच में सुरेंद्र दुबे बैठे हैं छत्तीसगढ़ वाले, ये पद्मश्री सुरेंद्र दुबे हैं। और जो मंच के अंत में जो बैठे हैं वो सुरेंद्र यादवेंद्र हैं, वो हमारे बीच में कोटा राजस्थान से आते हैं। ये है कुल मिला के अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी। तो क्या कहती हैं आप, किस पार्टी के सिपाही को और सैनिक को सबसे पहले बुलाया जाए? देखिए, इंद्र तो सब दोनों नामों में सेम है, कॉमन फैक्टर जी। तो आप जिसको चाहे बुला सकते हैं। क्या बढ़िया है, गजब का बात। मुझे एक बात बताइए, चाकू और नेहा के मेहता की बातों में क्या फर्क होता है? पूछिए क्या? क्या? चाकू में कम से कम पॉइंट तो होता है। खैर, अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी के महेंद्र। अरे शैलेश जी, कौन से महेंद्र को बुलाएंगे? तुम ही बताओ किसको बुलाएं? उसे बुलाते हैं जो इन सब में से ज्यादा तगड़ा कवि है। सुन लिया, बैठ जाओ। हैं? मैं चला। मैं विरोधी पार्टी वालों को बताना चाहता हूँ कि ये हड्डियों का ढांचा भी स्टील का काम करेगा, ये हड्डियों का ढांचा भी स्टील का काम करेगा, और विरोधी पार्टी के ताबूत में कील का काम करेगा। पहले तो चींटियां खींच ले जाती थी मुझको चारपाई से, आजकल कोई भी खींच नहीं सकती है मुझको चारपाई से। अच्छा, क्योंकि सारी डरती है मेरी मोटी लुगाई से। एक दिन मैंने पत्नी को कहा, अच्छा, वजन के हिसाब से किराया लगे मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होऊंगा। कहने लगी जिस दिन वजन के हिसाब से किराया लगने लग जाएगा उस दिन तेरे को बस में कौन बिठाएगा। बहुत अच्छे। कहने लगी तू बस अड्डे पे खड़ा रह जाएगा, बसों पे तख्ती लगा दी जाएगी, जिन सवारियों का वजन 20 किलो है कृपा वो ना चढ़े। और भाई साहब, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, मुझे देखकर लोग सोचते हैं कि इस आदमी ने किसी का कुछ नहीं खाया होगा। और इधर देखिए महेंद्र राज नबी को, इसे देख कर लगता है इसने किसी का कुछ नहीं छोड़ा होगा। और भाई साहब, सच्ची घटना से आपको जोड़ता हूँ। कल एयरपोर्ट पे गया, मैंने कहा भाई साहब बम्बई का क्या भाड़ा लोगे? अच्छा। बोले जी 5,000 रुपये लगेंगे, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा भाई मेरे को तो सामान में बिठा ले चलो। और भाई साहब, आपको एक कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कवि 60 श्रोता 8। अच्छा, कवि 60 श्रोता 8। एक कवि सम्मेलन की बात, कवि पहुंच गए पूरे 60, श्रोता आए केवल 8। ओहो। जब श्रोताओं को पता चला कि 60 कवि कविता सुनाएंगे, भारी उत्पात मचाएंगे, एक एक श्रोता के जिम्मे 7.5 कवि आएंगे। तो श्रोता बोले यार यहाँ रह के क्या करेंगे, मरना तो वैसे भी है, चलो किसी तालाब में डूब के मरेंगे। बहुत अच्छे। 3 श्रोता पागल हुए, 2 हुए बेहोश, मगर एक श्रोता को जरा भी नहीं था अफसोस। सबसे खुश नजर आ रहा था, कवि सम्मेलन शुरू होने से पहले ही तालियां बजा रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई तू सच्चा कविता प्रेमी है तभी तो इतना खुश नजर आ रहा है। बोला ये बात नहीं है, मुझे तो 100 रुपये दे के सैलेस लोड डाला रहा है। और हमारे देश में तो भाई साहब चोर भी कम नहीं है जी। यही मेरी इस कविता की थीम है अच्छा। कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा है जिनका, वो वक्त के साथ चल सकते हैं, चाहे तो अपना मुहावरा बदल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल के चोर तो ऐसो आराम में पलते हैं, जमाने के सामने गाड़ियों में चलते हैं। बहुत अच्छे। तिनका घुस जाए ऐसी गाड़ी ही नहीं रखते, और यदि तिनका घुस भी गया तो आजकल के चोर दाढ़ी ही नहीं रखते। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई सुरेंद्र दुबे जी, आप अकेले हैं जिनकी दाढ़ी है इन 6 के बीच में, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वो नहीं हूँ, ये जिक्र कर रहे हैं जिनका, पर आप बीच में बोल गए। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बहुत अच्छे। एक छोटी सी कविता। हाँ जी। कविता का शीर्षक है वजन तोल मशीन। अच्छा, वजन तोल मशीन। कि बस अड्डे पे लगी वजन तोल मशीन पर जैसे ही मैं चढ़ा, रुपया डाला, बटन दबाया, एकदम चौंक पड़ा। अच्छा। यह देखकर मेरा सिर चकराया, पर्ची पे मेरा वजन 186 किलो आया। ओहो। जब मशीन ऑपरेटर को यह बात बताई तो एक नई बात सामने आई। उसने बताया भाई साहब, जब इस मशीन पे कोई 20 किलो की वस्तु चढ़ जाती है
तो ये फिर उसका नहीं, ये अपना वजन बताती है। अरे बहुत अच्छे। मैंने कहा भैया वो दूसरी मशीन खड़ी है, वो तो कुछ बड़ी है। बोला ये तो वर्षों से खराब पड़ी है। एक दिन इस पर सुरेंद्र दुबे चढ़ गए थे, उसी दिन इनके पुर्जे उखड़ गए थे। सुरेंद्र दुबे मशीन की ऐसी हालत कर गए, आजकल तो इसे कबाड़ी लेने से भी मुकर गए। वो जब भी आते हैं मशीन के पास, ये झड़पड़ाती है और दूर से ही ओवरलोड की पर्ची पकड़ाती है। और भाई साहब 3 लाइनें देखिए, देश के हालात की बात करता हूँ कि मुन्नी बदनाम हुई उसका हंसना नहीं जाता, मुन्नी बदनाम हुई उसका हंसना नहीं जाता, शीला जवान हुई उसका बचपना नहीं जाता, और पप्पू पास हो गया उसे कखा नहीं आता। एक कविता है वो आपको सुना रहा हूँ, बेलन। ओहो, कि हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी मेरा सब कुछ बिगड़ गया। आहा, भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। हवाएं क्या बिगाड़ लेगी मेरा, सब कुछ बिगड़ गया। हवाएं क्या बिगाड़ लेंगी मेरा सब कुछ बिगड़ गया, बेलन की मार सहते सहते कचुम्बर लिगड़ गया। क्या करुणा है। आहा। और यही थीम है भाई साहब, देखिए हर शहर में हर वादी में बेलन के उग्रवादी ने मचाई घोर तबाही है, ये नई पकड़ में आई है। हाँ। घातक हथियार है लेकिन हथियारों में नाम नहीं आता, जब भाई पिटे रसोई में भाई भी काम नहीं आता। जब भाई पिटे रसोई में भाई भी काम नहीं आता। बेलन से पिट के आते हैं, रोते हुए क्लिनिक जाते हैं, वहां भी जुबान न खुलती है, खुद को रपट के गिरा बताते हैं। अब बेलन नहीं आना चाहिए पत्नी के अधिकारों में, अब बेलन नहीं बिकना चाहिए बस्ती के खुले बाजारों में, बेलन पर बैन लगेगा कब, पतियों को चैन मिलेगा कब। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब बेलन पर बैन लगेगा पतियों का होगा दिल आबाद, तभी सारे मिलके चिल्लाएंगे हम बेलन से है आजाद, हम बेलन से है आजाद। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। भाई बहुत अच्छे, बड़ा कमाल हो रहा है। मास्टर महेंद्र ने बेलन की व्यथा कथा सुनाई। देंगे, बड़े डरते हैं बीवी से, लेकिन बड़ा कमाल का काम करते थे, मतलब इनडायरेक्टली। एक बार ये बैंक गए अपनी पत्नी के साथ, उसी वक्त एक डकैत आ गया बैंक लूटने के लिए। डकैत ने बैंक लूटा और क्लर्क को देखा कि तूने मुझे लूटते हुए देखा है। उसने कहा हाँ। उसने गोली मार दी, घूमा इनकी तरफ और बोले तुमने मुझे लूटते हुए देखा। मास्टर महेंद्र बोला मैंने नहीं जी, मेरी लुगाई ने देखा है। ये होता है इनडायरेक्टली काम कर देना। तो हम इनडायरेक्टली काम करना आप छोड़ते हो, डायरेक्टली उसे बुलाते हैं जो कि कई डायरेक्शन से कविताएं लिखते हैं। और अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी के आज के हमारे एक बड़े सिपाही है महेंद्र शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। चेतावनी, अच्छा, हमारी पार्टी के नेता को इस तरह घूर घूर देख रहे हो, निपटा देता हूँ। हाँ निपटा दो। सुरेंद्र पार्टी का एक नेता मंच पर चढ़कर बोला, खोल आदर्शों का झोला, मेरे देश में अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों का अंधकार गुप्त है, प्रशासन बहरा है, लंगड़ा है, चुप है, मेरा देश किधर जा रहा है। मेरा देश किधर जा रहा है। सामने से भीड़ से एक व्यक्ति बोला, देश तो यही है पर तू कहीं जरूर जा रहा है। देश तो यही है पर तू कहीं जरूर जा रहा है, लगता है कुछ लेके आ रहा है। हाँ। नेता बोला, लोग मेरे भाषण पर हंस रहे हैं। तभी दूसरा बोला, भाषण पर नहीं, आपके कुर्ते पर हंस रहे हैं। वो बोला, कुर्ते में ऐसा क्या कर रखा है। बोला, शीशे में जाके देख, उल्टा पहन रखा है। एक टुकड़ा और देना चाहता हूँ जी, सुनिए। इस वाक्य को समझो, तुम इनके टुकड़ों पे पल रहे हो। सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जी। एक व्यक्ति मंच पर बैठा लोगों को बुला रहा था, अपना जूता अपने सर पर ही घुमा रहा था। अच्छा। पास खड़े एक व्यक्ति से हम बोले, इसका ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कब से चल रहा है। हाँ। वो बोला, तुझे क्या खल रहा है, ये ना ही किसी फिल्म का सीन है और ना ही फिल्म का अभिनेता है, असल में चुनाव में हारा हुआ एक बहुत बड़ा नेता है। अच्छा। असल में चुनाव में हारा हुआ ये एक बहुत बड़ा नेता है और ये जूता और कुछ नहीं, इनका चुनाव चिन्ह है। अगले चुनाव में भी ये लाभ उठा जाएगा, जीत गया तो जनता पर और हार गया तो खुद पर जूता बजाएगा, खुद पर जूता बजाएगा, खुद पर जूता बजाएगा। वैसे महेंद्र भाई, देश के लोग जो जनता है बेचारी तड़प रही है और जूता हाथ में लेना चाहती है। ऐसा ही हुआ, एक बार लंबी लाइन लगी हुई थी राशन की दुकान पे, मिलता ही नहीं आसानी से। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि एक आदमी बोले, यार मैं इस विभाग के मंत्री को घर जाके जूते मार के आता हूँ। वो निकला और 1.5 मिनट में वापस आ गया। तो लोगों ने पूछा, इतनी जल्दी जूते भी मारा है। बोले नहीं नहीं,
वहां जूते मारने के लिए इससे भी लंबी लाइन। ये हालात है इस देश के साहब, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? एक डॉक्टर का क्लिनिक पर बोर्ड पर लिखा था रात का डॉक्टर। अच्छा। हमने पूछा लोग आपको रात का डॉक्टर कहकर क्यों पुकारते हैं? वो बोला दिन में मक्खियां और रात को मरीज मारते हैं। बहुत अच्छा। देखिए ये दोनों पार्टी के नेता हैं, दरअसल में ये मुसीबत है जी। 3 मुसीबत इधर, 3 मुसीबत इधर, और 3 मुसीबत इनके घर पे, 3 मुसीबत इनके घर पे। यानी 3 मुसीबत इधर, 3 मुसीबत, 6 मुसीबत के लिए आप कह रहे हैं। और उस मुसीबतों की बात कर रहा हूँ जो अदृश्य है लेकिन मैंने देखी। सुनाइए। हाय शर्माऊं, क्या स्वर है, वाह। शर्मा हूँ। अरे वाह, महेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे। हाय शर्मा हूँ। मस्ती से सुनिए। हाँ। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरे 6 घर वालियां, 6 घरवालियां। कि मेरे 6 घरवालियां। चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं, खाना खिलाऊं, मांजू झूठी थालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां, मेरी 6 घर वालियां। पहली इधर से पहली घर वाली बड़ी है वो गुस्से वाली, कि छाती पर चढ़ जाती है रूप धारण कर विकराली। ओहो। उसके आगे छोटी लागे, आहा। उसके आगे छोटी लागे, ऐसी वैसी गालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां। कि मेरे 6 घर वाली। रुकिए, आगे खतरनाक मोड़ है। दूसरी बीवी है मोटी, अच्छा। असल में लगती है छोटी, फड़कती है बोटी बोटी, सटकती है 35 रोटी। सटकती है 35 रोटी। क्या सटकाइए भैया। सुनिए। पान चबा के मुझे रिझा के, ओए होए। पान चबा के मुझे रिझा के, मांगे घर की तालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां, कि मेरी 6 घर वालियां। तीसरी बीवी मस्तानी, नहीं कोई उसका सानी, बैठ गई लखनऊ के बस में, पहुंच गई देखो हल्द्वानी। बैठ गई लखनऊ की बस में, पहुंच गई देखो हल्द्वानी। दिन और रहना पूछे बहना, दिन और रहना बोले बहना, मेरे साल सालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां, कि मेरे 6 घर वालियां। चौथी के बच्चे 4, करती दिन भर मारा मार, कहती ला सौदा उधार, सुन के मुझको चढ़े बुखार। बहुत अच्छे। बच्चे खिलाऊं, लोरी सुनाऊं, क्या बात है। बच्चे खिलाऊं, लोरी सुनाऊं, फिर भी सुनता गालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां। बहुत कि अच्छे। मेरे 6 घर वालियां। पांचवी हिप्पी है छोरी, पांचवी हिप्पी है छोरी, कि इंग्लिश में बोले गोरी, मांगती नोटों की बोरी, मैं कहता हूँ आई एम सॉरी। भाई हमारे वो दम मारे, भाई हमारे वो दम मारे, पीवे मद की प्यालियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घर वालियां, कि मेरे 6 घर वालियां। अब सुनिए छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का मत ना पूछो हाल, उसकी ऊटनी सी चाल, खाती नित्य निरंतर माल, हो गई गेंडे जैसी खाल। बड़ी चटोरी ओए होए। है वो गोरी, बड़ी चटोरी है वो गोरी, मेरा क्या दिवालिया। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे
इंदिरा में क्या हो गया, 7वां फेरा बताना चाहता हूँ। बताइए। सुनिए साहब, मुसीबत हमने जो ला दी, देख ली सबने बर्बादी, ठीक नहीं होती आजादी, एक से ही करना शादी। क्या बात है? ठीक नहीं होती आजादी, एक से ही करना शादी। जीवन साथी दिया हो बाती, जीवन साथी दिया ओ बाती, लाते हैं खुशहालियाँ। हाय शर्माऊं किसी को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको कि मेरी 6 घरवालियाँ। बहुत अच्छे। जो कुछ भी है साहब, 6 घरवालियाँ। अगर घरवालियाँ ज्यादा हो तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं। आदमी के थे 12-13, किसी के घर खाने पे गया तो सबको ले गया। तो सामने वाले ने देखा, बोले रे इतने आपको लज्जा नहीं आई? बोले नहीं, उसके एग्जाम है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा लज्जाशाली व्यक्तित्व बैठा है जिसे अपने बदन को विशाल करते हुए कतई लज्जा नहीं आती। जितना आकार वो खुद के शरीर को दे रहा है, उतना ही आकार लोगों को दे रहा है, क्योंकि वो इतना हंसाता है कि लोगों में खून बढ़ जाता है। आइए महेंद्र राज रवि। मैं तो सुरेंद्र पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमारी पार्टी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी तो वैसे ही काफ़ी कमज़ोर है। भाई साहब, इनसे भी पतला कवि है। अच्छा, वीर रस का ऊपर से। वीर रस का। इतना पतला कवि, जब वो तो मास्टर महेंद्र को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा था। अच्छा, उसका सीन बताता हूँ। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था तो सामने बैठे श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है? भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है, लेकिन गौर से देख माइक के डंडे की ओट में आ गया। एक श्रोता बोला, ये दिखने में कैसा लगता है, जरा पता लगाओ। दूसरा श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन उठा के ले आया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे, ये कवि खड़ा है, उसका एक्सरे। शैलेश भाई, अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। ऐसा लगता था जैसे मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सुंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। बहुत बढ़िया महेंद्र। शैलेश भाई, मुझे पिछले दिनों आत्महत्या करने का शुभ अवसर प्राप्त। शुभ अवसर। खैर मित्रों, जिस दिन हम आत्महत्या करने निकले तो मोहल्ले के सारे लोग खुशी खुशी हमें विदा करने निकले। ऐसे टाइम में लोग सलाहें देते हैं। अच्छा, ऐसे सलाहें दे रहे थे जैसे बहुत बड़े आत्महत्यारे रहे हो। आत्महत्यारे, बहुत अच्छे। एक बोला, भैया ठीक तरीके से कर लियो, क्योंकि आत्महत्या के विषय में हमारी बुद्धि ये बताती है कि यदि ये एक बार ठीक ठाक कर ली जाती है तो दोबारा करने की नौबत नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बोला, जाके किसी नदी में कूद जा। मैंने कहा, यार नदी में कूद जा, नदी से तो मेरा दिल बहुत घबराता है क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता है। वो बोला, तैरना नहीं आता है इसीलिए तो कह रहा हूँ नदी में कूद जा। एक बोला, फांसी खा लो, नीचे कुर्सी रखो, ऊपर फंदा डालो। मैंने कहा, यार पर एक बात मेरी भी मानना, गर्दन में तो मेरी दर्द होगा, फंदा डालना तो मेरी कमर में डाल। एक बोला, इसे चूहे मार दवा खिलवाओ। ओहो। दूसरा बोला, क्यों यार इसका मजाक बना रहे हो, एक हाथी को चूहे मार दवा खिलवा। तो एक बोला, इसे किसी कवि सम्मेलन में ले जाओ और ऐसा करो इससे कविताएं मत पढ़ो। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया महेंद्र। एक बोला, अबे सोच क्या रहा है, जाके किसी नदी में ही कूद जा, कम से कम इस बहाने नहाना तो हो जाए। क्योंकि आत्महत्या करने के बाद तो पता ही नहीं कब नहाया। खैर साहब, मैं नदी की ओर चला। सबसे पहले फुटे से पानी नापा, पर पानी था कि उसने फुटे को ही नहीं ढांपा। अच्छा। मैंने सोचा इतने से पानी में कैसे कूदा जाएगा। इस बार हमारी अंतरात्मा से आवाज आई कि तुम कूदो तो सही, तुम्हारे लिए तो चुल्लू भरी काफी है। खैर
शैलेश भाई, जैसे ही मैंने कूदने को कदम बढ़ाया, पीछे से एक हाथ आया, फिर हाथ का मालिक आया। हाथ का मालिक आया, बहुत अच्छे। वो भी एक उम्मीदवार था, उसे भी यही बुखार था। बोला कर तो रहे हो, पर क्या पहले कभी की है? मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा और आपने? बोला हाँ मैं तो 40वीं बार कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की है फिर भी नहीं मर रहा। मैंने कहा 40वीं बार? लगता है आप तो काफी खानदानी आत्महत्यारे हैं। वो बोला दोस्त तुम नहीं जानते, मैंने इस जीवन में, हाँ इसी जीवन में, एक नहीं दो नहीं कई कई की हैं आत्महत्याएं। किसे किसे बताएं? आत्महत्या तो तब की थी यार जब इस जीवन में, हाँ इसी जीवन में झूठ बोला था पहली बार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जब चोरी की थी पहली बार, जब रिश्वत ली थी पहली बार तो दोस्त मैं खुद से ही डर गया था, सचमुच उसी दिन मर गया। क्या बात, वाह वाह। पहली बार तो दोस्त मैं खुद से ही डर गया था, सचमुच उसी दिन ही मर गया था। तब भी की थी जब बेची थी नकली दवाएं, मिलावटी चीजें, नकली शराब, कितनों का उजाड़ा सुहाग। दोस्त मैं जिंदा कहाँ हूँ, मैं तो मर चुका हूँ, अपनी ही नहीं अपनी आत्मा की भी हत्या कर चुका। क्या बात है, वाह वाह। अपनी ही नहीं अपनी आत्मा की भी हत्या कर चुका हूँ, मैं अपनी मौत से बहुत बहुत पहले मर चुका हूँ। इतना कह वो वहाँ से गायब हो, न जाने किधर गया। और दोस्तों उसकी बातों का मर्म समझकर मैं खुद भी मर गया। हाय 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 हाय, खुद भी क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है महेंद्र अजनबी, आपने जिस तरह से हास्य को लाके व्यंग के धरातल पर छोड़ा, तब मुझे बहुत साल पहले हुल्लड़ मुरादाबादी जी की पंक्तियां कुछ याद आई। वो कहा करते थे कि हर जगह लाइन से परेशान होकर एक आदमी आत्महत्या करने की उसने सोची और वो कुतुब मीनार पे कूदने के लिए चढ़ा, और जैसे ही कूदने के लिए उसने अपना कदम बढ़ाया, पीछे से एक हाथ आया और बोला भैया रुक जाओ, मेरा नंबर है, 2 अक्टूबर से खड़ा हुआ, 14 नवंबर है। जिस देश में आत्महत्या करने के लिए भी पंक्ति लगती हो, वहां पे उस देश में इन समस्याओं का अंत जाने कब होगा। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक चीज का अंत कर रहे हैं, अरे हम इस सेगमेंट का अंत कर रहे हैं और तुरंत करते हैं वापस आने का काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। वेलकम बैक, स्वागत करती हूँ वंस अगेन एंड कहती हूँ वंस अगेन वाह वाह। क्या बात है। आज जब हमारे इस एपिसोड के अंदर हम 2 राजनीतिक पार्टियों की नुमाइंदगी करवा रहे हैं, उधर अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी, इधर अखिल भारतीय सुरेंद्र पार्टी, उस वक्त हम एक ऐसे विशेष मेहमान को बुलाना चाहते हैं जिनकी कलम पुकार के कहती है कि आखिर इस देश के राजनेताओं ने इस देश का क्या हाल कर दिया है। आइए हम सुनते हैं हमारे आज के एक विशेष मेहमान, हमारे कवि मित्र विनीत चौहान। जब भारत आजाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं था। क्या बात है, क्या बात। 67 साल के बाद जब इस मुल्क में हमारे ही सैनिकों के सर कट के आने शुरू हो गए और हमारी आंखों में लाल डोरे न उभरे, हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे, तो मुझे लगा इस मुल्क में गुरु गोविंद सिंह के बाज उड़ाने का वक्त आ चला है। क्या बात। मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा सुनाओ हूँ विनीत। जहाँ से देश की राजनीति खामोश होती है कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम आतंकी दरवाजों पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने वीर जवानों के सर बढ़कर काट लिए और हमारे बड़बोलेपन के सब बाजू छांट दिए। तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। कहाँ की सेनाएं कैसे चढ़ती जब राजनीतिक गलियारों से बेहुदे बयान शुरू आने हुए कि वो तो सेना में भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। तो मुझे लगा इस मुल्क के नेताओं पर कुछ कहना चाहिए कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। मैंने उत्तर दिया उन नेताओं को जिन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए देकर विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है। वो 4 लाइन शायद आपको सर्वाधिक पसंद आए
कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। एक कविता विशेष मुझे लगता है आज के दिन मुझे कहनी चाहिए। जब हमारे सैनिक लड़ रहे होते हैं तो उनकी भाषाएं क्या होती हैं सीमाओं पर। मैं एक सैनिक की चिट्ठी पढ़ता हूं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय कविता है। सुनाओ विनीत। कि मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, क्या बात है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। कि युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कहा सैनिक चिर निद्रा में खो गया, मैंने एक पंक्ति में कोई नई बात कही है। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है। मेरा मानना है कि वो क्षण सबसे ज्यादा नाजुक होता होगा जब पिता अपने बेटे की अर्थी उठाता होगा कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृऋण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही। दो पंक्ति भाई को लिखता है कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, भाई का भी याद आता है। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष। अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है। मेरी मान्यता है कि हमारे यहाँ पर 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की यात्री हो जाती है, बस उसी की पीड़ा को मैंने व्यक्त किया अंतिम पंक्तियों में। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना क्यों जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। अंतिम 2 पंक्ति पढ़ता हूं, मैं भी आपसे विदा लेता हूं, सैनिक भी आपसे विदा लेता है, शायद सबसे अच्छी पंक्ति है। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। विनीत चौहान आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने एक श्रेष्ठ कविता हमको दी, क्या बात। थैंक यू। एक
एक्स्ट्रा कवि के रूप में हमने हमारे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिनका नाम था विनीत चौहान। और अब बारी है हमारे आज के छुपे रुस्तम की। और यकीन मानिए, अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी की ओर से छुपा रुस्तम आ रहा है तो उनका नाम स्वाभाविक है कि महेंद्र ही होगा। हमारे साथ है महेंद्र चतुर्वेदी। मैं महेंद्र चतुर्वेदी आप सभी को नमस्कार करता हूं साहब जी। मुक्तक देखिएगा कि भेड़िए लंच में सादा पुलाव लाए हैं, बहुत अच्छे। मेमने शेर के हाथों गुलाब पाए हैं, लोमड़ी हाथ जोड़े सबको राम राम करे, लग रहा देश में फिर से चुनाव आए। मित्रों, मैं दरअसल लैंडलाइन के जमाने का हूं जी, और उस लैंडलाइन के युग की व्यथा कथा मैं आपको सुना रहा हूं इस गीत के माध्यम से जी। सुनिएगा सर। लैंडलाइन के युग का सताया हूं मैं, अच्छा। इसको मैं मुश्किलों से किया सामना, फोन नंबर उधर भेजने के लिए कागजों में भी पत्थर पड़ा बांधने, कौन रोजाना सबको मिलाता रहा, जिसके घर होने की जब थी संभावना, और मम्मी पापा जी उनके विलेन बन गए, पूरी होने नहीं दी मेरी कामना। बाद मुद्दत के एक रोज घंटी बजी, दिल ने समझाया होगी कोई रांझना, और मेरे कानों में मिश्री सी घुलने लगी, बोली पहचानो मुझको मेरे साजना। क्या बात है। दिल उछल कर खुशी से हलक में फंसा, दोनों हाथों से उसको पड़ा थामना, और नाम नंबर लिखा था कहाँ फोन पर, इतना मुश्किल था अब उसको पहचानना। लेकिन साहब, एक कवि क्या जवाब देता है देखिएगा इन लाइनों में, कि कामिनी हो तुम्ही, दामिनी हो तुम्ही, कल्पना हो तुम्ही, तुम हो आराधना, और तुम हो कविता मेरी, तुम हो सविता मेरी, तुम मेरी वंदना हो मेरी साधना। क्या बात है। लेकिन साहब, बस यही मेरी व्यथा कथा थी। 4 लाइन में सुन लीजिएगा कि तम तमा कर के बोली वो सुन बावले, आ गई सब समझ में तेरी भावना, और नाम सखियों के गिनवा दिए हैं सभी, बस मेरा नाम तुझको रहा याद ना। हमारे आज के छुपे रुस्तम जो अखिल भारतीय महेंद्र पार्टी की ओर से थे। लैंडलाइन के जमाने के हैं, उस जमाने में तो इन्हें इनकी प्रेमिका नहीं मिली, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपकी प्रेमिका की व्यथा की वजह से आज आप कुछ पा रहे हैं, वो है हमारे छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। आइए मिलकर एक ट्रॉफी देते हैं महेंद्र चतुर्वेदी। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है, क्या बात है। एक और एक्स्ट्रा चीज हम करने जा रहे हैं जिसमें आपको बड़ा ही आनंद आएगा। वो एक्स्ट्रा क्या है बता दूं? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। प्रतीक्षा करने का कीजिए काम, क्योंकि इस वक्त हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। वेलकम बैक। और फिर से मेरे साथ एक बार कहिए कि वाह वाह क्या बात है। जिंदगी के अंदर कविताएं लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कवि ही हो। हमारे साथ एक ऐसा ही उद्योगपति आज है जो वैसे तो व्यवसायी है लेकिन कविताएं लिखते हैं, वो भी दिल से। आइए मिलते हैं आशीष गर्ग से। तेरे इश्क की पनाह में मेरी जिंदगी चलती रहे, वो चाहतों के सिलसिले
दीवानगी बढ़ती रहे। क्या बात है? जिस रोज तेरा नाम लेके यूं ही निकल पड़ूं, क्या बात है? ओ रहमतों की बारिशें तेरी आशिकी बढ़ती रहे। क्या बात है? बहुत निगाहों में वो बस गए, घन इश्क के बरस गए। क्या बात है? उस मेहरबां के नाम के अब इश्क में अटक गए। क्या बात, वाह वाह। क्या बात है? ये काम है जुनून का, उस इश्क में सुकून का। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एक इश्क में चलते चलो। क्या बात है? वाह 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 वाह। एक इश्क में जीते चलो, एक इश्क पे मरते चलो। कुर्बानियों के सिलसिले दर बदर चलते रहे। क्या बात है? परवाने वीर इश्क के उस इश्क पे जलते रहे। वाह। ये काम है उस इश्क में, क्या बात है? ये काम है जुनून का, एक इश्क में सुकून का। चलते चलो चलते चलो, एक इश्क में चलते चलो, एक इश्क में जीते चलो, एक इश्क पे मरते चलो। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आशीष। क्या बात है? आशीष दत्त ने साबित कर दिया कि जिंदगी की किसी भी राह में आप चले, लेकिन आप चलते चलो तरह के गीत लिख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने सुनाया, लेकिन हम भी चल रहे हैं। सैटरडे चला गया पर सुरेंद्र पार्टी अभी बाकी है। मिलते हैं कल रविवार को, जब सुरेंद्र पार्टी के लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ कहेंगे और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है।